शुरू करते हैं हम। बेसिकली जो इसमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस सेमिनार का, वो ये है कि हमने डिस्कस करना है हमारे जो बेसिक लेटर ऑफ इंटेंट है, जो एक स्कॉलरशिप कह लें कि विन करने के लिए जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें 4 से 5 आपकी सीवी जो है वो अच्छे से बनी होनी चाहिए। आपका जो है लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो आपने बहुत ही बेहतरीन करके लिखना है। फिर आपके पास जो रिसर्च प्रपोजल है मास्टर्स और पीएचडी के लिए, ये तो रिसर्च प्रपोजल है, ये कंपलसरी चीज़ है। ऑलमोस्ट जो आपकी सिलेक्शन है वो इन चीज़ों पे बेस करती है। तो बाज़ जो है ना कुछ अटेंडीज़ जो हैं वो न्यू होंगे, जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम जो है ना ज्वाइन किया, तो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं कि बेसिकली ये स्कॉलरशिप है क्या, क्या ऑफ़र करता है। ये एक्चुअली तुर्की की जो फर्स्ट क्लास स्कॉलरशिप है ये उसमें से एक है, जिसके अंदर आपको जो है ना डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस है, आपकी एजुकेशन फ्री है, ट्यूशन फीस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग कवर होती है। और इसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। बैचलर्स के लिए आपके पास 4500 लीरा है और मास्टर्स के लिए 6500 और पीएचडी के लिए 9000 है। और इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं एजुकेशनल की, वो भी इसमें आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है बैचलर्स के लिए आपके पास मार्क्स होने चाहिए 70%। अगर आपने किसी बीएस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, जैसे बीएस ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और समथिंग, तो आपको जो है ना उसके लिए 70% मार्क्स चाहिए आपके एफएससी के अंदर। हाँ, इसमें से कुछ जो है ना ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, बट वो आपकी उसमें कवर हो जाता है कि आपका जो लेटर ऑफ इंटेंट है या आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें कितना आपने परफॉर्म किया है, आपकी क्या प्रोग्रेस है। इसी तरह अगर मास्टर्स और पीएचडी की बात करते हैं तो 75% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपने मेडिकल की फील्ड में अप्लाई करना है, लाइक हेल्थ साइंसेस में, मेडिसिन में, डेंटिस्ट्री में, फार्मेसी में, तो उसके लिए आपके पास 90% मार्क्स होना क्या है, कंपलसरी है। 90%। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ने ग्रुप्स के अंदर भी जो है ना वो क्वेश्चन किया हुआ है कि 90 से मेरे कम है, थोड़े बहुत कम है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। आप अप्लाई कर सकते हैं, बट क्या है कि आपकी जो फर्दर परफॉर्मेंस है वो आपकी किस तरह जो है ना इसमें कंट्रीब्यूट करेगी, वो मैटर करेगी। हाँ, अब अगर आपकी परसेंटेज कम है, आपकी बाकी चीज़ें भी ज़्यादा हैं, तो स्टिल इट विल बी लेस चांस, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भी तुर्की में भी कह लें कि जो मेडिसिन है या मेडिकल की फील्ड्स हैं उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमारे यहाँ क्रेज़ है कि कोई भी डॉक्टरेट कर रहा है, पीएचडी या उसको मेडिसिन में डॉक्टरेट कर रहा है, तो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो पढ़ने वाला बच्चा है, तो यहाँ पे भी उसको इसी तरह ही कंसीडर किया जाता है। और इस तरह एज लिमिट की बात करते हैं तो बैचलर्स के लिए एज लिमिट 21 ईयर्स, मास्टर्स के लिए 30, पीएचडी के लिए 35, और जो रिसर्च पोजीशंस आते हैं, समटाइम्स फेलोशिप्स आती हैं, पोस्ट डॉक्स वगैरह, तो उसमें 50 ईयर्स का जो है ना वो एज लिमिट आती है। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। बाकी जो मेन चीज़ है वो आपकी स्कॉलरशिप के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो रिक्वायर हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो कंपल्सरी हैं, आप इनके बगैर जो है ना एप्लीकेशन को जो है ना वो सबमिट नहीं कर सकते। और कुछ चीज़ें जो हैं जो ऑप्शनल हैं, कि अगर ये नहीं भी हैं तो इट डज़न्ट मैटर, आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। जैसे कि सीएनआईसी या पासपोर्ट है, आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्रीज या ए लेवल ओ लेवल की डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए। और मास्टर्स और पीएचडी के लिए क्या है कि बाकी चीज़ें सारी, बट एक्स्ट्रा एक चीज़ है रिसर्च प्रपोजल, कि जो आप फ्यूचर में आप यहाँ पे आके काम करेंगे तो आपने उसके ऊपर एक प्रपोजल बनाना है, और वो आपकी फील्ड के रिलेटेड हो, आप उसमें क्या काम करेंगे, वो कैसे बेनिफिट देगा साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर, वो इम्पोर्टेंट है। लेटर ऑफ इंटेंट ये भी एक मस्ट चीज़ है जो आपने हर सूरत सबमिट करनी है। रिकमेंडेशन लेटर आपने प्रीवियसली जिन इंस्टीट्यूट्स से स्टडी किया हुआ है या किसी भी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो वहाँ से आप ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है ना वो भी ले सकते हैं। सीवी और रिज्यूम की जो बात है ना वो मोस्टली
एक नॉर्मल सा मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि आपने बेसिक नेम से स्टार्ट करना है। नेम थोड़ी बहुत जो है ना वो समरी, फिर उसके बाद जो है ना आपने क्या बताना है अपनी पहले पहले एजुकेशन, एजुकेशन के बाद एक्सपीरियंस। अब ये भी आपने लिखना है तो 2-3 पॉइंट्स बना लें, उसके बुलेट पॉइंट्स बना लें कि हाँ इसमें आपने क्या सीखा, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और ये सारा चीज़। बाकी जो ऑप्शनल चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होगी, अगर ये हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी जो सेक्शन है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आप एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसे हैं। क्या आप जस्ट स्टडी पे फोकस करने वाले हैं, या आप जस्ट जो है ना आउटसाइड दी स्टडी चीज़ों पे फोकस करते हैं? क्योंकि एक आइडियल पर्सन जो है ना वो स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कौन सा होता है कि जो करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों में क्या हो, अच्छे से परफॉर्म करता हो। बाकी जीआरई और ये जो लैंग्वेज टेस्ट हैं ये इतना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास होंगे तो ये आपको कुछ हद तक एज देते हैं कि आप इंग्लिश प्रोग्राम में स्टडी कर सकते हो अगर लैंग्वेज के हैं। बट उसके लिए भी क्या है, आपने लैंग्वेज यहाँ पे तुर्किश मस्ट 1 साल पढ़नी है और वो आपने क्लियर करनी है, देन आपने फैकल्टी की स्टार्ट करनी है। सो नेक्स्ट जो हमारा है बेसिक, जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस चीज़ को, इस वेबिनार को मुनक़िद करने का, वो हमने डिस्कस करना है कि लेटर ऑफ इंटेंट और रिसर्च प्रपोजल को हमने कैसे लिखना है और उसके अंदर कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐड नहीं करनी चाहिए। अब बेसिकली लेटर ऑफ इंटेंट एक्चुअली है कि इट्स काइंड ऑफ मोटिवेशन लेटर, कि आप किसी भी फील्ड के अंदर या कहीं पे भी किसी भी जॉब के ऊपर, किसी भी स्कॉलरशिप के ऊपर अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी जो बेसिक नीड है वो क्या है, आप उसको किस तरह ले रहे हैं, आपके पास कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आप उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, या वो जो स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइजेशन है या जो वो जॉब गिविंग या एम्प्लॉयर है वो आपकी उस फील्ड के अंदर आप क्या कंट्रीब्यूशन लेके आ सकता है। आप कौन सा ऐसा काम करेंगे, कौन सी रिसर्च करेंगे या आपने ऑलरेडी की हुई है तो वो फ्यूचर में कैसे रोल प्ले करेगी, आप सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, आप आफ्टर ग्रेजुएशन जो है ना वो उसको किस तरह देखते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना आपने मेंशन करनी होती है एक लेटर ऑफ इंटेंट में। अब एक्चुअली क्या है कि ये एक ऐसा लेटर है जो आपको कह लेना हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में से स्पेसिफाई कर देता है, यूनिक बनाता है कि हाँ अगर आपका ये लेटर भी कोई पढ़ लेता है तो वो उसको आइडिया हो जाता है कि आप जो है ना क्या काम करना चाह रहे हैं, आपके एम्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, तो वो इस चीज़ में आता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको नॉर्मल इंटरव्यू में जो है ना आप बता देते हैं, बट कुछ जो है ना आपकी क्वालिफिकेशन ट्रांसक्रिप्ट्स भी बता देते हैं कि हाँ ट्रांसक्रिप्ट्स में अच्छे ग्रेड्स हैं तो इट मीन्स ये पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है। बट अदर देन ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास ऐसी कौन-कौन सी स्किल्स हैं, आपके पास कौन सी जो है ना वो आइडियाज़ हैं जो आप लेके आना चाह रहे हैं। तो उस लेटर ऑफ इंटेंट में आप बेसिकली कौन-कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि व्हाट ब्रिंग्स यू टू दिस फील्ड, कि हाँ, आपने बैचलर में बैचलर किया हुआ है या आपने इंटरमीडिएट की हुई है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो आपने वहाँ उस ड्यूरेशन में आपने ऐसा क्या सीखा कि जो आपको इस फील्ड में लेके आ रहा है और वो आपको उस चीज़ पे जो है ना वो मोटिवेट कर रहा है कि हाँ, अगर मैं ये फील्ड सेलेक्ट करता हूँ, तो ये फील्ड जो है ना वो मेरे लिए क्या होगी, एक प्रोडक्टिव फील्ड साबित होगी और वहाँ से जो है ना मैं एक नई डायरेक्शन की तरफ अपने फ्यूचर को एक नई डायरेक्शन की तरफ लेके जा सकता हूँ। तो ये आपने उसमें मेंशन करना है। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू यू। अब डेफिनेट है कि आप जहाँ पे काम करना चाह रही हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जो स्कॉलरशिप फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी उस आइडिया के अंदर जो आपकी मोटिवेशन है उसको इम्प्लीमेंटेशन में कैसे रोल प्ले कर सकती है। कि हाँ अगर आप स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जो वो आपको फाइनेंशियली जो है ना वो टेंशन फ्री बना देती है कि आपको किसी चीज़ की भी परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल रहा होता है, आपको फूड मिल रही है, आपको स्टे ईच एंड एवरीथिंग आपको इन हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल रही है। कोई भी इश्यू है, कुछ भी है तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो आपको अवेलेबल है। जस्ट आपका जो फ़ोकस हो वो किस चीज़ पे होना चाहिए, आपकी स्टडी के ऊपर। तो वो क्या है कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन इस तरह आपको कंट्रीब्यूट कर सकती है। अब
कि आपने जो प्रीवियसली स्टडी की हुई है, बैकग्राउंड आपका है, कि वो आपकी जो स्किल्स हैं वो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आप कह रहे हैं कि आप अपने उस स्टडी प्रोग्राम के लिए जो है ना आप लेके आ रहे हैं, जो आपको उस स्टडी प्रोग्राम में कंट्रीब्यूशन के लिए और उसमें एक अच्छा सा प्रोडक्टिव काम करने के लिए जो है ना वो कैसे हेल्प कर सकती है, और किस तरह आप जो है ना अपनी रिसर्च को जो है ना वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्या है कि आप एक जब नई सोसाइटी में एक नए इन्वायरमेंट में जा रहे हैं तो वहाँ से जस्ट ये नहीं कि आप अपना जो बैकग्राउंड नॉलेज लेके आ रहे हैं वो इनफ है, आपको वहाँ पे भी सीखने को मिलता है। तो डेफिनेट है कि आप जिस प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आप उस प्रोग्राम से क्या सीखने की उम्मीद रखते हैं, कि व्हाट डू यू थिंक कि आप उस प्रोग्राम से क्या सीखेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं आप उस एक लेटर में जो है ना वो आप अच्छे से अगर इसको रीराइट करते हैं और इसको मेंशन करते हैं तो होप सो कि आप एक सैकड़ों में से जो है ना एक यूनिक जो है ना अपना एक लेटर बना लेंगे और उसको एक अच्छा सा प्रेजेंट कर सकेंगे। कि हाँ, और दूसरा आपने इसमें इंटरेस्ट भी बताना है कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। अब एक दो लेटर जो है ना वो मैंने रिसीव किए पर्सनली रिव्यू करने के लिए। आप क्वेश्चन है। जी जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि लेटर ऑफ इंटेंट जो है, वैसे मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, तो बेहतर मेरा यही पहला रहेगा कि सवाल हम जो जितने भी हम सवाल हैं क्वेश्चन ना, बेहतर बेहतर यही रहेगा हम जितने भी सवाल हैं उसको हम एंड पे पूछ लें। उससे एक तो ओके टाइम भी ओके ज़ाया नहीं होगा। ठीक है। सो हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू अस। अब आपको वो स्कॉलरशिप भी देते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी देते हैं, आपको इन्वायरमेंट भी देते हैं, तो आप उस सोसाइटी में वहाँ पे कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो आपने इस चीज़ को मेंशन करना है कि हाँ, लेट सपोज अगर आप जो है ना मेडिसिन की फील्ड के हैं तो आप कोई क्या करते हैं, कोई एक वेल एंड गुड जो है ना कोई मेडिसिन की फील्ड के रिलेटेड कोई नई चीज़, कोई नया प्रोसीजर, कोई नई टेक्निक बनाते हैं, तो वो क्या होगी कि आपको सोसाइटी के अंदर आपके पास जो है ना वो उसको रोल प्ले करेगी। अगर आप क्या करते हैं कि केमिस्ट्री में केमिकल्स की बात करते हैं, कोई उसमें आप कोई नई चीज़ करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे रोल प्ले करेगी फ्यूचर में, उसका क्या बेनिफिट होगा, तो इस चीज़ को आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउ विल यू कंट्रीब्यूट टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि हाँ जो बैकग्राउंड में इश्यूज़ आ रहे हैं, डेफिनेट है कि अगर आप एक चीज़ बात कर रहे हैं कि आप इस काम में इंटरेस्टेड हैं, बट उसके क्या होंगी, कोई ना कोई रीजंस भी होंगी कि हाँ ये काम पहले से क्या हो रहा है, कि अगर इसको प्रोग्रेस नहीं हो रही, आप इसको प्रोग्रेस में लेके आना चाह रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई बेनिफिट होगा। अगर ये नहीं था तो उससे कोई ना कोई नुकसान हो रहा होगा। आपने उस नुकसान को कवर करने के लिए क्या करना है, उसको बेनिफिट में लेके आना है कि हाँ ये कैसे बेनिफिशियल होगा। व्हाट विल यू डू आफ्टर ग्रेजुएशन, कि हाँ अगर आपके जो है ना आप यहाँ से जो है ना हम स्कॉलरशिप आपको देते हैं, लेट सपोज कि आप स्कॉलरशिप लिए, आपने ग्रेजुएशन की, तो उस ग्रेजुएशन के बाद आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे स्टे करेंगे, आप वहाँ पे काम करेंगे, अपने कंट्री में लौट के जाएंगे और वहाँ पे काम करेंगे, कि आप कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करेंगे, आप कोई प्रोजेक्ट राइट करेंगे कि हाँ मैंने एक अच्छा सा प्रोजेक्ट जो है ना वो लिखना है, और जो डिफरेंट फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे फंड्स लेके क्या करना है, फिर मैंने अपनी इस रिसर्च को जो मैंने बैचलर्स में की है, मास्टर्स में की है या पीएचडी में की है या करूँगा, तो उसको मैं कैसे फर्दर एक नई डायरेक्शन में लेके जा सकता हूँ। सो ये चीज़ जो है ना वो बेसिक आपका एक ही पेज बनाना है, इस एक पेज से ज़्यादा भी नहीं बनाना है। वैसे भी आपके जब पोर्टल पे इसको पेस्ट करते हैं या इसको आप लिखते हैं तो वहाँ पे भी लिमिटेड स्पेस होती है और लिमिटेड वर्ड्स होते हैं। आपने उस वर्ड्स लिमिट्स के अंदर ही रह के क्या करना है, अपने इस लेटर को कंप्लीट करना है। और हाँ, सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं तो वो फील्ड में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो न्यू होती हैं। जैसे कि आप कह लेना इंजीनियरिंग की फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग है या समथिंग है, उसमें जैसे मैथ, स्टैट्स और इस तरह की प्रोग्रामिंग और इस तरह की चीज़ें आती हैं। या अगर आप मेडिसिन की बात करते हैं तो उसमें कोई ना कोई स्पेसिफाइड टर्म्स होती हैं, फील्ड्स होती हैं, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, एग्रीकल्चर में भी। तो क्या आप उन चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी हैं?
क्या आपने अपना माइंड बनाया हुआ है कि हाँ, अगर ये चीज़ें आ भी जाती हैं तो मैं इसको अच्छे से कवर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अगर आपने माइंड बनाया हुआ है और उसको कर सकते हैं, तो देन आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर्ली एक वे के साथ लिखना है। तो ये आपका बेसिक जो है ना, वो लेटर ऑफ इंटेंट हो जाएगा। अब इस लेटर ऑफ इंटेंट में जो बात आपने की है कि आपने जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आप जिस पे काम करना चाह रहे हैं, तो उसी टॉपिक को ही आपने लेके चलना है अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो है हमारे पास रिसर्च प्रपोजल होगा। अब्दुल्ला भाई, नेक्स्ट स्लाइड। अब रिसर्च प्रपोजल एक्चुअली है क्या, कि आपके पास ये एक समरी है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं, उसका जो है ना वो इम्पोर्टेंस क्या है, और उसकी जो है ना वो फ्यूचर में कंट्रीब्यूशन क्या होगी। तो ये बेसिक सी एक चीज़ है कि जस्टिफाइज अ रिसर्च आइडिया, कि आपका जो आइडिया है वो किस तरह है, क्या पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हुई है, अगर नहीं हुई तो इसमें यूनिकनेस जो आप लेके आ रहे हैं वो यूनिकनेस है क्या। अब आपने अपने जो बैकग्राउंड में जो प्रॉब्लम है, पास्ट में जो प्रॉब्लम है, आपने उसको अपने वे के साथ डिस्क्राइब करना है कि जो नेक्स्ट जो रीडर है वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि हाँ, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, व्हाट आर यू आर एम टू डू, कि और इसकी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो क्या होगी। कि बेसिक जो ये 3 क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, कि हाँ, व्हाट इज द प्रोजेक्ट, कि आप जो लिख रहे हैं इस प्रपोजल के अंदर ये है क्या, आप किस चीज़ के रिलेटेड लिख रहे हैं, और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, व्हाई इज इट इज इम्पॉर्टेंट, कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि ये आपके नज़दीक ये इतना अहम क्यों है कि बाकी सारे काम छोड़ के, बाकी सारे टॉपिक्स को छोड़ के इस पे फोकस किया जाए, इसको सिलेक्ट किया जाए। क्योंकि आप जब अप्लाई कर रहे हैं ना, तो जस्ट आप 2-4 कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो उसमें सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में जो है ना वो स्टूडेंट्स जो हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उन सब में से अब एक ही फील्ड के अंदर बहुत सारे होते हैं, तो आपके इस काम को इतनी क्या इम्पोर्टेंस है कि बाकी के काम को किसी और के काम की बजाय आपके काम को सिलेक्ट किया जाए, और आप इसको कैसे लेके चलेंगे, कैसे इसको हैंडल करेंगे, कौन से प्रोसीजर्स यूज़ करेंगे, मटेरियल्स एंड मेथड्स यूज़ करेंगे। तो ये इन 3 चीज़ों पे जो है ना आप लिखते हैं, इन 3 चीज़ों को आंसर करने के लिए। बट बिफोर राइटिंग, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है कि आपने क्या करना है कि पहले उसके रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना है, कि हाँ, आपने जो कोई टॉपिक लिखना है किसी चीज़ के रिलेटेड, तो वो आपको बैठे-बैठे ख़्याल नहीं आता कि हाँ, मैंने ये टॉपिक इसको ऐसे ही लिख देना है। आपने बैकग्राउंड में उसकी डिटेल्स देखनी है, अपनी फील्ड के रिलेटेड जो है ना रिसर्च एरिया में पेपर्स आप ढूँढने हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करें, आप उसमें रिसर्च गैप्स को ढूँढें कि हाँ, इसमें ये चीज़ जो है ना वो एक आइडियोलॉजी सी आपकी बनेगी कि हाँ, इसको मैं इस तरह करूँ तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे मैं एनालिसिस करूँ तो इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा, आउटपुट इस तरह का। आपने एक सपोज़ करनी है चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल। अब जब आपको क्या है ना कि एक एक कंप्लीट सा एक आइडिया मिल जाए, आपने ट्राई करनी है उसको राइट करें, आप उसके पॉइंट्स को जो है ना राइट्स करें, और उस काम के करने की आपके पास मोटिवेशन क्या है कि हाँ, ये काम आप क्यों करना चाह रहे हैं। तो वो ये सारी चीज़ें जब आपको आपके माइंड में आ जाएँ कि हाँ, इस काम का ये बेनिफिट होगा, ये काम मैंने करना है, ईच एंड एवरीथिंग, तो देन आपने क्या करना है, अपना राइटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब बेसिक जो रिसर्च प्रपोजल है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, वो हेडिंग्स जो है ना वो कितनी होती है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी अ टाइटल, देन आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर को करना है, देन आपके पास क्या होता है, मटेरियल्स एंड मेथड्स, आउटकम्स क्या हो सकते हैं, और उसकी कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है। तो ये बेसिक 4 टू 5 हेडिंग्स हैं जो आपने क्या करनी होती हैं, एक्सप्लेन करनी होती हैं। अब फर्स्ट क्या है कि टाइटल हमारे पास ये एक शॉर्ट कंप्रिहेंसिव सी स्टेटमेंट है कि हाँ, आप जो काम करना चाह रहे हैं उसको आपने एक लाइन के अंदर डिस्क्राइब करना है। अब जो भी आपके टाइटल को ऑलमोस्ट जब कोई रीड करता है तो उसको आइडिया हो जाता है कि आप किस चीज़ के रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं।
तो आपको जब वहाँ से आईटी टाइटल आपका आ गया, फिर आपने क्या करनी है कि ये टाइटल आपका तब बनेगा जब आपको एनालिसिस प्रॉब्लम का पता हो, आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, उनसे उन चीज़ों से आपको इसका आइडिया होता है कि हाँ इंट्रोडक्शन में अब क्या करना है, आपने लिखना है कि एम पर्पस ऑफ द स्टडी, कि इस स्टडी का पर्पस क्या है, कि ये रीडर्स को कैसे कन्विंस करेगा कि हाँ ये काम जो है ना वो बहुत अच्छा है, ये रीजनेबल है, इसको करना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो रिलेवेंट और करेक्ट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है वो क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इसका जो प्रीवियस वर्क है एक तरह से आपने क्या करना है उसको एक सेंसिबल वे में क्या करना है, अरेंज करना है, और इसको एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम में या इसको इंट्रोडक्शन का जो सेक्शन है उसमें मेंशन करना है। सेकंड होता है आपके पास रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, आपको प्रॉब्लम पता चल गई कि ये प्रॉब्लम है हमारी फील्ड के अंदर, वो कोई भी फील्ड है, तो उसको अब बैकग्राउंड के अंदर सर्च करना है कि हाँ पास्ट में जो है ना इसका क्या काम हो चुका है, इसके रिलेटेड किस किस ने काम किया है और कब काम किया है, कौन से एनालिसिस यूज किए हैं, कौन सी मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किया है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए हैं। तो ये चीज़ें जो है ना आपको लिटरेचर से मिलती हैं। अब लिटरेचर को आइडेंटिफाई करने का एक मेथड ये भी है कि आप या तो वन बाय वन पेपर्स को अपना टॉपिक सर्च करें और उसके रिलेटेड जो पेपर्स हैं डाउनलोड कर लें, वरना आपके पास एक वेबसाइट है कनेक्टेड पेपर्स, आप वहाँ पे अपना एक पेपर इंटरेस्ट ऑफ जो पेपर है ना वो आप जो है ना उस पर सर्च करें, ठीक है। आप जैसे ही पेपर डालेंगे उसके रिलेटेड कनेक्टेड जितने भी पेपर्स होंगे वो आपको एक चार्ट सा बना देता है, एक बहुत बड़ा सा एक ब्रीफ सा, आप हर एक पेपर को जो है ना वो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर और एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम जब आपको हो गया, फिर आपने मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी को लिखना है कि हाँ अब इन चीज़ों को जो है ना मैं कैसे सर्च करूं, कैसे इसको जो है ना मैं एक्सप्लेन कैसे करूं, कौन से इस पे एनालिसिस करूं। वो एनालिसिस होते हैं और उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं और क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वालिटेटिव में आपने इंटरव्यूज कोई सर्वे लेना है, क्वेश्चन एयर्स आपने करने हैं, या आपने कोई स्टैटिस्टिकल के सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, या आपने दोनों को लेके चलना है। तो ये मेथोडोलॉजी में आपके पास आएगा। अब इस मेथोडोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आपका आइडिया है उसको टेस्ट करना है। अब अब इस मेथोडोलॉजी को जब आप यूज करेंगे और टेस्ट करने के लिए, देन आपके पास क्या होगा कि बेसिक उसका जो फ्यूचर आउटकम होगा वो क्या आएगा, आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि हाँ अगर मैंने ये एनालिसिस किया है स्पेसिफाइड, तो इस स्पेसिफाइड एनालिसिस का रिजल्ट क्या आएंगे, क्या वो रिजल्ट हमारे किसी काम के होंगे, बेनिफिशियल हैं, क्या हमारा जो आइडिया है ये उसको एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है। कनेक्ट द प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स टू द स्टडीज मेन ऑब्जेक्टिव्स, कि जो आपकी फाइंडिंग्स हैं और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे क्या ये उनके साथ मैच करता है। अब ऐसा हो कि आप जो है ना कोई एक मेथड जिस पे काम कर रहे हैं वो आपने फाइंड करना था बट फाइंड कोई और चीज़ हो गई है, तो इट मीन्स आपने मेथोडोलॉजी में कोई ना कोई मिस्टेक की है, जिसकी वजह से क्या है कि जो रिसर्च है ना वो आपकी जो उसमें नहीं आए। बट हाँ समटाइम्स हो ऐसा भी होता है कि आप जो काम कर रहे होते हैं उसके आपकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आते, बट उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन क्या है। हाईलाइट देयर इंपॉर्टेंस इन जस्टिफाइंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टडी और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि आप जो काम कर रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी और ये किस तरह जो है ना आप इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, इसको लेके जाएंगे। और ये कि ये जो आपके रिजल्ट्स हैं, ठीक है, ये आगे फ्यूचर रिसर्च को कैसे रीशेप करते हैं, कि हाँ क्या आपकी जो रिसर्च है ये आगे किसी काम की है, कि आगे ये कोई नए रिसर्च की डायरेक्शंस को टॉपिक्स को ओपन करेगी या नहीं करेगी। तो ये सारी बेसिक्स ही आपके पास जो है ना वो क्वेश्चंस हैं। ये एक जनरल वे है एक रिसर्च प्रपोजल को राइट करने का, बट जो आपका पोर्टल के ऊपर होगा वो उसमें भी यही चीज़ें हैं, बट वो आपके पास क्या होगी, कोई चीज़ पहले होगी कोई चीज़ बाद में होगी। लिटरेचर जैसे है वो कुछ पहले कुछ बाद में, आपने जो बात उसमें लिखनी है वो आपने प्रॉपर रेफरेंसिंग के साथ लिखनी है। तो इस तरह आपकी बात पे भी क्या होगा कि जो आपने बात की है वो अपनी तरफ से नहीं की हुई, बल्कि आपने क्या किया हुआ है, कहीं से पढ़ा है, उसको अच्छे से सर्च किया है, देन उसको आपने राइट डाउन किया। तो ये बेसिक आपके पास जो है ना वो रिसर्च प्रपोजल है। और ये उसकी एकेडमिक जो कंट्रीब्यूशन है उसमें ये पहले मैंने आपको बता दी कि ये जो आपकी टेक्निक्स हैं, जो आपके रिजल्ट्स हैं,
ये फ्यूचर में क्या रोल प्ले करेंगे, क्या ये प्रीवियसली जो रिसर्च गैप्स हैं उनको फिल करते हैं या नहीं करते, और ये जो आपकी फाइंडिंग्स हैं क्या फ्यूचर रिसर्च के लिए ये एक बेसिक फाउंडेशन जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते। तो क्या आप फर्दर आपकी जो मेथोडोलॉजी है उसको कहते हैं किसी को रिकमेंड करेंगे भी सही कि हाँ ये जो इस तरह का आपने काम किया इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके आप इसको मजीद बेहतर करके लेके जा सकते हैं फ्यूचर रिसर्च में। तो ये आपका बेसिक जो है ना वो 6 से 7 पॉइंट्स होंगे एक रिसर्च प्रपोजल के अंदर, जो कि आपने इसको वेल एंड गुड करके लिखना है और प्रॉपर सर्च करके लिखें। आप रैंडमली जो है ना आप डाटा ऐड करेंगे तो उसका जो बाद में है कि अब कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी कुछ सीवी वगैरह और लेटर ऑफ इंटेंट भेजा है, वो भेजने के बाद जो है ना वो कहते हैं कि सर हमने तो ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट की हुई है। अब ये जो आप रिव्यूइंग का काम कर रहे हैं ये आप पहले करें, किसी से भी करा लें, अपने किसी सीनियर से किसी से भी, ताकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो हाईलाइट हो जाएं, देन आप अपने एप्लीकेशन को जो है ना वो सबमिट करें। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड। तो नेक्स्ट। ठीक है। हाँ, हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे दुल्ला भाई ने मेरे बारे में सबको बता ही दिया था, तो अब मेरा जो बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर का है। जो मैंने बैचलर किया था वो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया था। तो मैंने जो अपना प्रपोजल बनाया है वो मैंने जो लेटर ऑफ इंटेंट था मेरा, तो वो मैंने एग्रीकल्चर के रिलेटेड ही बनाया था। ये जस्ट आप लोगों के लिए एक ओवरव्यू है, क्योंकि ये लाजमी नहीं है कि अगर आपका बैकग्राउंड बैचलर जो है वो एग्रीकल्चर से नहीं है या मास्टर्स आपका एग्रीकल्चर से नहीं है, तो आपको इसको एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है ना। वो उसमें सारी वही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। तो मैं आपको एज ए एग्जाम्पलरी ये बताना चाह रहा हूँ। अगर आप इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखें ना, तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि योर एकेडमिक डिटेल्स, आपका सोशल एक्सपीरियंस क्या है, और आप इस फील्ड ऑफ एजुकेशन में जो आपके रीज़न है को वो आप क्यों चूज़ कर रहे हैं तरक्की को, ठीक है। तो ये इसमें उन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और फिर उन्होंने पूछा हुआ है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या होगा। और 3000 वर्ड्स लिखे हुए हैं। 3000 वर्ड्स का मतलब ये है कि ये करेक्टर्स हैं। अगर आप इनको वर्ड्स में काउंट करेंगे, तो लाइक जैसे मेरा अपना नाम है आई एम मोहम्मद खिजर हयात, तो ये आई और एम के दरमियान जो स्पेस है ये भी काउंट हो रही है, आई एम। ये देखने में तो टोटल 3 वर्ड लग रहे हैं। मतलब हम देखेंगे जैसे इसको अगर वर्ड पे देखें तो ये 2 वर्ड काउंट करेगा आई और एम को, लेकिन ये टोटल 3 वर्ड हैं और इनके दरमियान जो स्पेस है वो भी काउंट होगी। तो जब आपने अपना लेटर ऑफ इंटेंट लिखना है या प्रपोजल बनाना है, तो वर्ड की जो है वर्ड्स हैं इनका खास ख्याल रखना आपने, कि ये जो है ये 3000 वर्ड से ज़्यादा ना हो। अगर ये 3000 वर्ड से ज़्यादा हो गए तो हो सकता है जो आपके मेन काम की बात है वो रह जाए, और आपकी ऐसी फजूल बातें जो हैं या चीज़ें जो हैं जो आपको लगता हो कि यार ये फजूल ही थी, मैंने ऐसे ही लिख दी उसमें, तो वो हो सकता है कि रह जाएं। तो आपने इस चीज़ का खास जो है वो ख्याल रखना है, फोकस्ड रहना है अपने जो टॉपिक है। तो अगर मैं पहला पैराग्राफ आपको बताऊं तो उसमें मैंने अपना एजुकेशनल बताया हुआ है। फिर जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें मैंने बताया हुआ है कि कोई इंटर्नशिप्स जो हैं वो मेरे एग्रीकल्चर वो उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड, फिर जो कुछ पब्लिकेशन, मतलब आपने अपना जो है वो बैकग्राउंड वो सारी चीज़ें आपने इसी में कवर कर देनी है। अब्दुल्ला भाई इसको थोड़ा सा आगे रन करें। हाँ, फिर जो है सारी चीज़ें वही आ गई। फिर ये नीचे थोड़ा सा और ऊपर करें, तो ये अब जो है अनकरा यूनिवर्सिटी मैंने लिखी हुई है, अनकरा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। फिर ये मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि मैं क्यों इसको चूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फिर जो जितने भी मैंने वो उसको उसी हिसाब से कवर किया है कि मैं इसको क्यों चूज करूंगा, उसमें क्या मैं पढ़ूंगा, तो वो सारा मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ इसमें लिख दिया। वो जो फोर्थ क्वेश्चन था वाई चूजिंग, तो वो भी इसमें कवर हो गया। फिर ये एक बड़ा सारा क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे फिर पोर्शन बने हुए हैं। सबसे पहले है कि आपका जो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी होगा आप उसमें किस चीज़ पे काम करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तो साद भाई ने ऑलरेडी बड़ी डिटेल से आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दिया है। किसी चीज़ की कोई आपको समझ नहीं लगी तो आप एट द एंड क्वेश्चन आंसर सेशन में भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको अपना जो है वो क्वेश्चन बताऊं कि मैं किस चीज़ पे काम करूंगा, जो मैंने लिखा था, तो वो यही था कि मैं जो एक मिलेटोन एंड केमिकल होता है वो स्ट्रेस के इफेक्ट को चेक करता है क्रॉप्स में ना, डिफरेंट क्रॉप्स में। तो मैंने उस पे लिखा था। फिर बायो स्टिमुलेंट्स और बायोचार जो एप्लीकेशंस थी वो मैं का यूज़ करूंगा, क्योंकि बैचलर में जो हमारे प्रोफेसर थे, सुपरवाइजर थे, तो उनका बायोचार पे काफ़ी ज़्यादा काम था।
तो इसलिए मुझे आइडिया था उसमें बायोचार को कैसे यूज़ करना और वो सारी चीज़ें, और मेलेटोनिन केमिकल क्या होता है। तो लाजमी नहीं है कि आप जो है वो कोई यूनिक टॉपिक ढूंढे। आपने अगर कोई प्रीवियस काम किया हुआ है, या आपने किसी चीज़ का आपको एक्सपीरियंस है, या जिस चीज़ में आपने कोई अपनी इंटर्नशिप की हुई है, तो आप उन चीज़ों को भी ले सकते हैं। उन्हीं चीज़ों पे फोकस करके आप आगे जो है वो फर्दर अपने टॉपिक्स बता सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे जो अपना रिसर्च प्रपोजल बनाया था, तो उसमें मैंने लिखा था कि मैं फॉडर क्रॉप्स पे काम करूंगा। तो फॉडर क्रॉप्स पे मैंने चूंकि इंटर्नशिप की थी, तो इसलिए मुझे आइडिया था। तो फिर वो प्रीवियस आइडिया को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने कोई चीज़ इनोवेट भी करनी है कि आप किस चीज़ पे काम करेंगे। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो रिसर्च क्वेश्चन है वो उन्होंने कहा कि 15 वर्ड का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपने जो आपका रिसर्च टॉपिक होगा, जो आपका टाइटल होगा, आपने उसको एक यूनिक क्वेश्चन बना के तो वो आपने लिखना है। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होगा, अगर वो कोई बंदा पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि अच्छा इसमें ये लिखा है, ये काम करना चाह रहा है। अगर मैं बताऊं आपको, प्रीवियस जैसे 2022 में या 23 में जैसे तुर्की में जल्जले आए थे, तो तब जो स्टूडेंट थे वो कुछ इंजीनियरिंग के, सिविल इंजीनियरिंग और इस तरह के, तो वो उन्होंने अपने जो रिसर्च प्रपोजल बनाए थे, वो उन्होंने इसी तरह बनाए थे कि हम जो है वो कैसे हाउसिंग को शिफ्ट कर सकते हैं, या अर्बन एरियाज की जो चेंजिंग्स हैं, या कैसे हम रोड्स को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या लाइफ को कैसे स्टेबल किया जा सकता है। तो इस तरह आप जो है करंट इश्यूज पे भी कोई टॉपिक चूज करके अपनी फील्ड के रिलेटेड जो है वो आप बना सकते हैं। और इसी में अगर देखा जाए तो ये अब प्रॉब्लम ऑफ एनालिसिस जो है वो उसमें सारे पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर उनको कैसे जो है वो हैंडल किया जा सकता है। और साथ में थोड़ा सा अब्दुल्ला भाई, ये थोड़ा सा नीचे करें। हाँ, ये अब देखें, थोड़ा सा नीचे, ऊपर 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 ऊपर। हाँ, अब ये देखें ना, तो ये छोटा सा एक जो है वो एरोस लगा के, तो वो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये है कॉन्सेप्ट मैप। अगर आप इसको देखेंगे तो जो भी आप प्रपोजल जो है वो पढ़ने वाला होगा, अगर वो कॉन्सेप्ट मैप देखेगा, तो उसको शुरू से लेकर एंड तक जो है वो सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी कि अच्छा ये किस तरह काम करेगा, ये क्या करना चाह रहा है। तो वो जो क्योंकि इसमें जो वर्ड्स लिखने होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लाजमी नहीं है कि आप जो है वो 15-20 पेजेस का प्रपोजल बना के तो वो आप लोग अपलोड करें। इसमें जब आप लिख रहे होते हैं तो वो हर एक एक वर्ड काउंट हो रहा होता है, तो कोशिश करें कि आप उसको वर्ड पे लिखें, वर्ड फाइल में। फिर उसको जो है उधर पेस्ट करेंगे आप, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन सा मटेरियल जो है वो नहीं आ रहा उसमें। तो फिर आप दोबारा वर्ड पे आ जाएं और देखें कि उसमें जो आपको लगता है कि ये थोड़ी सी फजूल चीज़ें हैं, तो उनको ख़त्म करें, इसको प्रिसाइज करने की कोशिश करें, ताकि आपका जो टॉपिक है वो टू दी पॉइंट हो, पढ़ने वाले को हर चीज़ क्लियर हो, और उसमें जो आपकी मेन काम की बात है वो पूरी हो रही हो। उसमें आप पॉइंट्स लगा के भी लिख सकते हैं, एरोज लगा के भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने स्पेस को भी एडजस्ट करना होता है। ठीक है, अगर उसमें नीचे आए तो जो आप रिसर्च मेथड्स लिखे हुए हैं, अब्दुल्ला भाई थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, रिसर्च मेथड्स वाले को। हाँ बस, ठीक है ठीक है। अब इधर रिसर्च मेथड्स जो हैं वो आपने बताने हैं, जैसे साद भाई ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपके जो मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी होती है वो दो तरह की होती है, एक क्वालिटेटिव भी होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है। तो इसमें कोई सर्वेज होती हैं आपकी, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। अब देखा जाए तो सबसे पहले जो है वो ऑब्जर्वेशन स्टडी, आप उसको कैसे काम करेंगे, उसमें क्या आपके इंटरेक्शंस होंगे। मेरा एग्रीकल्चर था, तो मैंने लिखा था कि हम फार्मर्स के साथ मीटिंग्स करेंगे, उनके साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, उनके इश्यूज पे बात की जाएगी, तो वो सारी चीज़ें। फिर हम जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसे उसको लगाएंगे, हमारा क्रॉप्स जो है वो हम उसको कंट्रोल कंडीशन में भी लगा सकते हैं। जैसे टनल फार्मिंग होती है, ग्रीन हाउस होते हैं, इस तरह बना के, तो या फिर उसको जो है वो हम बाहर फील्ड में लगाएंगे। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो उनके एनालिसिस किए जाएंगे कि हाँ हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो वाकई सेटिस्फैक्ट्री आ रहे हैं, या कोई चीज़ ऐसी है जो उसमें हिंट्रेस क्रिएट कर रही है। अब्दुल्ला भाई इसको थोड़ा सा और कर दें नीचे। तो इस तरह जो आपका जो है वो रिसर्च जो फील्ड होगी उसमें आप भी कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आप किसी टॉपिक को, सपोज आप ऑटोमोटिव पे काम कर रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से प्रपोजल बनाएंगे। फिर आप देखेंगे कि अच्छा इसको हम जो है वो इन्वायरमेंटल की तरफ, उसको इन्वायरमेंट के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, या इस तरह की चीज़ें, या उसमें से जो हैजर्डियस केमिकल्स रिलीज होते हैं हम उसको कैसे जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, या फिर हम उनको रीन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ कैसे लेकर आ सकते हैं।
जैसे अभी इलेक्ट्रिक जो है वो गाड़ियां काफ़ी आ गई हैं, और इस तरह की चीज़ें आप अपना जो टॉपिक होगा आप उसमें इनोवेटिव लेके आ सकते हैं। या अगर आपका टॉपिक जो है वो एआई की तरफ है तो आप उसमें सारी चीज़ें, अब जो टॉपिक में अब एडिशनल जो कंसंट्रेशंस होंगी तो वो भी सारी आपने उसी टॉपिक में ही कवर कर देनी है कि उसमें क्या क्या मैं चीज़ें एडिशनल जो है वो कंसिडर कर सकता हूँ। उसमें सबसे पहले जो है कंट्रोल कुछ ग्रुप्स होंगे, वो उनकी कुछ जो है वो उनका स्टैटिक्स जो है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है या नहीं, फिर इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स जो हैं उनका क्या है, फिर हम जो स्टैटिक जो चीज़ें सारे रिजल्ट्स होंगे हम उनको किस तरह मैनिपुलेट करेंगे। आप कौन कौन से टूल्स यूज़ करेंगे अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए। उसमें अगर आपको तो प्रोग्रामिंग आती है तो फिर पाइथन और आर स्टूडियो और इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप के पास स्किल्स नहीं है तो आप स्टैटिकल सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को एक्सेल यूज़ करना आता है तो वो दुनिया जहान के काम कर सकता है, तो आप एक्सेल को भी यूज़ कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए। उसके अलावा जो है प्रिलिमिनरी क्वेश्चन, तो प्रिलिमिनरी जो क्वेश्चन होता है उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपका जो प्रपोजल है उसके हवाले से। प्रीमियरी क्वेश्चन जो होता है उसमें दो पॉइंट्स हम अगर बताएं, एक जो रिसर्च क्वेश्चन के हवाले से, दूसरा जो है कि आपका एकेडमिक कंट्रीब्यूशन क्या होगा उस स्टडी में। तो प्रीलिमिनरी क्वेश्चन का अगर हम पहला क्वेश्चन देखें कि रिसर्च जो क्वेश्चन है उसमें आप क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं, तो उसमें आपने वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है कि आपके जो रिजल्ट्स होंगे उनकी एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या आएंगी। ठीक है, आपका जो इनिशियल हाइपोथेसिस है, अगर यहीं पे आप देखें तो मैंने कुछ रेंजेस लिखी हुई हैं कि मैं इन रेंजेस को यूज़ करूंगा अपने एक्सपेरिमेंट में, और मिलिटन एंड केमिकल को इस तरह यूज़ करूंगा। फिर जो मेथड्स हैं वो आप किस तरह उसमें अप्लाई करेंगे। फिर आपकी अजम्पशंस क्या होंगी, यानी आपका हाइपोथेसिस जो है वो क्या होगा। फिर उसके अलावा जो है आपकी जो रिसर्च है वो कंट्रीब्यूट क्या करेगी, किस चीज़ में वो कंट्रीब्यूट आया कि उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा भी ये नहीं, या वो ये है कि एट द एंड वो जो क्रॉप है उसमें तुर्की के लिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, पाकिस्तान के लिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अभी मैंने फॉर्डर पे बनाया था तो मैंने देखा था कि पाकिस्तान में जो है आप इसमें जब आप अपनी रिसर्च को बनाते हैं या अपना प्रपोजल बनाते हैं तो आपको काफ़ी सारी स्टडी भी करनी पड़ती है। आप कोशिश करें पेपर्स पढ़ें। आप किसी चीज़ मेरा एग्रीकल्चर था तो मैंने पाकिस्तान का सर्वे भी पढ़ा था, तो उसमें यही था कि जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सर्वे था कि हर साल जो है वो एनिमल्स काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन उसी हिसाब से जो हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो डिक्रीज होती जा रही है। फॉडर क्रॉप्स के लिहाज से जो है वो हम उतना फॉडर क्रॉप्स नहीं लगा रहे, हम दूसरी क्रॉप्स जो हैं वो नेट क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स उनकी तरफ जा रहे हैं। तो उसमें भी आप उन चीज़ों को भी रिलेट कर सकते हैं। तो उस हवाले से भी आपने थोड़ा सा बताना है कि इससे पाकिस्तान को ये एक्सपेक्टेड आउटकम्स हो सकती हैं, तुर्की को ये हो सकती हैं। तो इस हवाले से ये आपने फिर जो है वो आपने क्योंकि वो आपकी जो है रिसर्च, फिर उसमें आपने कुछ चीज़ें भी बतानी होती हैं कि इसमें जो है जैसे आप रिसर्च पेपर लिखते हैं, रिव्यू पेपर लिखते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि आपने बतानी होती हैं एंड पे कि आप इस चीज़ पे क्यों काम कर रहे हैं। तो वो कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कि आपने वो बताना है कि इसमें ये इसको हम रिसर्च गैप कह सकते हैं कि उसमें पहले कौन कौन से गैप्स हैं, आप किस चीज़ को फिल करेंगे, और आपकी रिसर्च जो है उससे कितना फायदा होगा। ये सारी एक जैसे हम प्रोजेक्ट लिखते हैं या उस तरह की चीजें हैं। तो फिर आपने अपनी रिसर्च जो है उसको कंक्लूड कर देना। दूसरे नंबर पे अगर हम इसका एकेडमिक कंट्रीब्यूशन देखें कि आपका जो टॉपिक है उससे आपका एकेडमिक जो है या तुर्की में जब आप पढ़ेंगे या उसमें बाद में आप जो अपने जो रिजल्ट्स फाइंडिंग्स होंगी उनको जाहिर है आप किसी कॉन्फ्रेंस में या इस तरह एलेबोरेट भी करेंगे। तो उसमें क्या होगा, तो उसमें आपने जो अकड़ा आपका एकेडमिक कंट्रीब्यूशन है उसमें आप बता सकते हैं कि इसमें एक पाथवे होगा एकेडमिक कैरियर का। उसके अलावा जो है वो आपका मेंटोरशिप होगी और इस तरह की चीज़ें होंगी, इंटरनेशनल कोलेबोरेशंस होंगी आपकी रिसर्च के। तो वो चीज़ें भी आपने सारी जो हैं वो टू दी पॉइंट रखनी है। ये नहीं है कि आपने उस पर पूरे पूरे आर्टिकल लिख देने हैं, ये सिर्फ आपने छोटे छोटे पॉइंट्स देने होते हैं। और ये तब भी होंगे जब आप जो है वो अपना एक स्पेसिफिक टॉपिक डिजाइन करेंगे, फिर उस पे जैसे 7 महीने बताया, एक आपको सोर्स भी बताया, तो वो कनेक्ट पेपर्स वहां से आप देखेंगे, फिर उन चीज़ों को पढ़ेंगे। लाजमी नहीं है कि अभी जो है वो चैट जीटीपी और एआई का जो है वो काफ़ी आ गया है, तो वो मोस्टली लोग जो है वो ऐसे ही करते हैं कि सारी चीज़ें उठाई चैट जीटीपी पे डाली, या फिर इसके अलावा और भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, चैट जीटीपी हो गया, जेमिनी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया।
तो वो बस ऐसे ही उठा के उसमें सारी चीज़ें फिट करके तो वो कहते हैं कि जी मुझे एक अच्छा सा प्रपोजल बना दें। तो वो समटाइम्स ऐसा होता है, बल्कि समटाइम्स क्या 90% ऐसा होता है कि वो एक ही टॉपिक, एक ही क्वेश्चन को ना वो बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट कर देता है, और आप पढ़ते भी नहीं है और उसको उठा के उधर ही पेस्ट कर देते हैं। तो फिर आप एंड पे बैठे होते हैं जी मेरे एकेडमिक में भी इतने मार्क्स थे तो बाकी सारी चीज़ें भी। तो ये चीज़ें आपने इस पे फोकस करना है, क्योंकि अगर आप स्कॉलरशिप विन करना चाहते हो तो उसमें चार चीज़ें टोटल होती हैं: आपका एकेडमिक, आपका को करिकुलर, आपका लेटर ऑफ इंटेंट, और आपके जो रेफरेंसेस होती हैं जिन प्रोफेसर से आप लेते हैं, वो भी समटाइम्स बड़ी हेल्प करते हैं आपकी स्कॉलरशिप में। क्योंकि अगर प्रोफेसर जो है वो आपको कंफर्म ही नहीं करता, अगर स्कॉलरशिप वाले या जतबे वाले आपके टीचर से या इस तरह पूछते हैं, तो वो आपने कोशिश करनी है कि वो भी किसी प्रोफेसर से ही लें या एसोसिएट प्रोफेसर से लें। और कोशिश करें कि अपने ये जो आपने प्रपोजल बनाना है अपने किसी सीनियर को दिखाएं, अपने किसी जो है वो फ्रेंड से पढ़वाएं, कि अगर वो पढ़ेंगे तो वो उनको ज़्यादा मिस्टेक्स नज़र आएंगी इसमें। और कोशिश करें कि आप कम से कम इसको 4 से 5 बार खुद पढ़ें अपने प्रपोजल को, ताकि आपको सारी जो मिस्टेक्स होंगी वो हाईलाइट होके सामने आ जाएंगी। फिर उसके बाद ये जो है इसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जो है वो प्रोजेक्ट लिखते हैं तो उसमें आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी बता देते हैं, उसमें टाइमलाइन का भी बता देते हैं कि 2 साल में अगर मैं ये काम करूंगा तो उसमें आप कितनी बार अपनी जो है रिसर्च उसको रिपीट करेंगे या इस तरह की चीज़ें। फिर उसमें ये है कि आपका जो गोल्स होंगे वो अचीव होंगे या नहीं, तो वो सारी चीज़ें भी आपने पूरी मेंशन करनी है। साथ भाई थोड़ा सा नीचे जाने दो, अब्दुल्ला भाई। हाँ, अब ये जो है ये एकेडमिक कंट्रीब्यूशन वाला आ गया, तो वो सारे इसमें गैप फिलिंग और आपका क्रिटिकल जो गैप है वो क्या है रिसर्च में, और आपके इसमें लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है वो क्या हो सकती है। और फिर उसके बाद जो है अगर कोई क्रॉप्स जो है वो उनकी आप ब्रीडिंग पे भी जा सकते हैं, क्योंकि दो ही चीज़ें होती हैं क्रॉप में। एक होता है ब्रीडिंग, कि अगर ब्रीडर ने सीड अच्छा बना दिया है, और दूसरे नंबर पे ये है कि जो ग्रोअर है उसने अगर उसकी ग्रोइंग जो है चीज़ें वो सारी उसको खाद पूरी दी है, पानी पूरा दिया है, बाकी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं अगर वो भी साथ दे गए हैं तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। तो आपने वो सारी चीज़ें कि आपकी रिसर्च जो है इससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो वो चीज़ें भी आपने लिखनी होती हैं उसमें। आप छोटे से पॉइंट बनाएं उसमें लिखने के, इसमें जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ये हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि जो आप प्रपोजल बनाएं वो शॉर्ट हो और टू दी पॉइंट छोटे से टाइम के लिए हो, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी आपने देखने हैं। और फिर उसमें ये है कि आपका जो रिसर्च होगी उससे फ्यूचर में कौन सी नई रिसर्च डायरेक्शंस खुलेंगी, कौन से जो है गैप्स उनको हाईलाइट करोगे आप, तो वो सारी चीज़ें भी आपने इसी में क्योंकि जो आपका जो आपने क्वेश्चन पढ़ लेना है पहले पूरे अच्छी तरह से जो आपका होगा, कि वो उस प्रपोजल में पूछा क्या है। क्योंकि जब आप लेटर ऑफ इंटेंट लिखते हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलरेडी मेंशन्ड होते हैं, लेकिन वो होते वही हैं जो सात भाई ने बता दी हैं। सारी चीज़ें वही होती हैं, अगर आप गैप्स देखें इसमें वो सारी चीज़ें मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन उनका जो तरतीब होती है वो उसी तरतीब से आपने पुट करने होते हैं, ठीक है। तो अब्दुल्ला भाई थोड़ा सा और नीचे कर दें इसको। हाँ, अभी जो इधर है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो इधर आप देखें तो वो सारी रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अकॉर्डिंग ही चीज़ें लिखी हुई हैं। और फिर जिस साइंसदान ने जिस बंदे ने जिस उस पे काम किया है, तो उसको आपने प्रॉपरली साइट भी करना है, उसको पूरा क्रेडिट देना है कि उसने किस चीज़ पे काम किया था। लाइक अगर मैं शुरू में आपको बताऊं तो मैंने फॉडर क्रॉप्स बताई थी, तो मेज पे काम किया हुआ है एक साइंसदान ने। फिर उसके अलावा जो है आगे अल्फा अल्फा देखें तो अल्फा अल्फा पे भी है, और फिर उसमें वो पूरी प्रॉपर साइटेशंस की हुई हैं कि उसके जो है क्या क्या चीज़ें उन्होंने स्टडी की और किस चीज़ पे बताया, और वो सारी चीज़ें आपने कोशिश करनी है कि आपके जो रिसर्च प्रपोजल है उसके रिलेटेड हो। फिर उसमें वाटर मैनेजमेंट देखें तो उसमें भी इधर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। नई नॉलेज या इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो जब आप वर्ड पे बना रहे होते हैं तो वर्ड पे खुद ही एक आ रहा होता है कि साइटेशन वाला सीन ना, तो वहां से भी आप इसको जो है वो साइट कर सकते हैं और इसका जो रेफरेंस है वो दे सकते हैं। और अगर बाज़-औक़ात ये है कि अगर आपको रेफरेंस भी नहीं लिखना आ रहा, वैसे तो जो बैचलर के स्टूडेंट होते हैं उनका जो लास्ट सेमेस्टर होता है उसमें वो सारी चीज़ें उनको साइंटिफिक राइटिंग की बताई जाती हैं,
लेकिन फिर भी अगर आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं और आपको इन चीज़ों का नहीं पता, तो इसका जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि आप जो पेपर पढ़ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि उसका साइट कैसे करना है, तो आप उसका जो टाइटल है उसको कॉपी करें। गूगल पे जाके, गूगल स्कॉलर एक वेबसाइट है, वहाँ पे सारे आपको पेपर भी मिल जाते हैं, वहाँ पे लिखें आप गूगल स्कॉलर। जब गूगल स्कॉलर ओपन होगा तो वहाँ पे जो आपने लिंक को कॉपी, वो टाइटल को कॉपी किया, वहाँ पे पेस्ट करें। तो जब आप वहां पे पेस्ट करेंगे तो उसमें अब नीचे ऑप्शन एक आ रहा होता है छोटा सा साइट का। और जब आप उस साइट पे क्लिक करेंगे तो उसमें जितने भी वो स्टाइल्स होते हैं ना, एपीए और बाकी सारी जो शिकागो वाले और एग्रोनॉमिक वाले, तो वो सारे स्टाइल जो हैं वो एक लिस्ट बन जाती है। तो मोस्टली जितने भी इंटरनेशनल जो हैं वो पेपर्स या जो भी चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो एपीए स्टाइल को फॉलो करती हैं। तो आप वहाँ से सुकून से वो जो है वो कॉपी करें अपना जो है, जो आपका जिस पेपर को आप साइट करना चाह रहे हैं उसको कॉपी करें वहां से, उसकी साइटेशन को एपीए स्टाइल में, और अपने जो है वर्ड फाइल वहां पे ला के पुट कर दें। तो वो जो है आपके इस तरह जो आपके रेफरेंसेस हैं वो भी सारे आ जाएंगे। तो इसमें जो स्पेस होती है वो कम होती है, मोस्टली 300 वर्ड्स होते हैं। तो आपके जो है वो रेफरेंस आपने कोशिश करनी है कि जिन पे ज़्यादा आपका फोकस है, तो उनको आप जो है वो पाँच छः सात रेफरेंस जो होते हैं, या हद 10 रेफरेंस आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर आपको एंड नोट से नहीं यूज़ करना आता, या मेंडले नहीं यूज़ करना आता, या आपको साइटेशन जो है वो नहीं यूज़ करनी आती, तो इस तरह, क्योंकि जब आप साइट से कॉपी करते हैं तो फिर वो जो रेफरेंस होता है वैसे तो वो खुद ब खुद ही आ जाता है एंड नोट में और मेंडले में। तो ये देखिए आपको 5 रेफरेंस मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्पेस कम थी तो इसलिए जो मेन रेफरेंस थे फिर उन्हीं को हाईलाइट कर दिया गया, ठीक है। उसके अलावा जो एडिशनल है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, तो उसमें लास्ट पैराग्राफ जो है इसमें बस यही बताया हुआ है। अब वही जो आपने आपकी सारी जो प्रोफाइल है आपने उस सब को समराइज कर देना है, और फिर उसमें बता देना है कि मुझे आपसे उम्मीद है कि आप ये अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और इस तरह की सारी चीज़ें। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप उस पर फोकस करें, काम करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, सबसे मेरा एक पहले तो क्वेश्चन था। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। अब मेरे ख्याल में जो भी दोस्त हमारा सवाल पूछना चाहे वो पूछ ले। लेकिन मुझे उससे पहले मेरे ख्याल में साद भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं।